मेरा नाम ज़ाहिद इकबाल है। आज जब मैं अपने उस कमरे में बैठा हूँ जिसे कभी हम सबसे ज़्यादा महफूज समझते थे और मध्यम रोशनी में ये सतरें लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ कांप रहे हैं। कलम और कागज़ का ये रिश्ता आज मुझे एक भारी बोझ महसूस हो रहा है, क्योंकि जिन यादों को लफ्ज़ों में कैद करने जा रहा हूँ वो मेरे जहन पर एक ना ख़त्म होने वाले अजाब की तरह मुसल्लत हैं। ये वही घर है जिसकी बुनियादों में मेरे अब्बा के पसीने, मेरी अम्मी की दुआएं और हमारे सारे ख़ानदान का ख्वाब दफन था। मगर आज इसकी दीवारों से सिर्फ खौफ टपकता है। हमारा ख़ानदान कभी दौलतमंद नहीं रहा। अब्बा एक सरकारी महकमे में क्लर्क थे और ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त किराए के मकान बदलते गुजर गया। बचपन की वो धुंधली यादें आज भी मेरे दिमाग में ताज़ा है, जब हर दूसरे तीसरे साल सामान खुले ट्रक पर लाद कर हम नई गली, नए मोहल्ले और नए मालिक मकान की रहमो करम पर मुंतकिल हो जाते। मुझे वो दिन नहीं भूलता जब बारिश में हमारे कच्चे मकान की छत टपक रही थी और अब्बा पूरी रात बर्तन इधर से उधर करते रहे। उनके चेहरे पर बेबसी के आसार ने उनके दिल में अपना घर बनाने की जिद को जन्म दिया। वो अक्सर कहा करते, बस एक छत हो अपनी जहाँ बगैर इजाज़त के एक कील भी काट सकूं। यही जुमला उनकी ज़िंदगी का महवर बन चुका था। अम्मी, जो निहायत साबिर और शाकिर खातून थी, उनकी हर नमाज के बाद की दुआ भी उसी एक नुक्ते पर आकर रुक जाती, या अल्लाह हमें अपना आंगन अता फरमा जहाँ मेरे बच्चे बेफिक्री से खेल सकें। उन्होंने घर के खर्च से पैसे बचा बचा कर और कमेटियां डालकर अब्बा का साथ दिया। ये ख्वाब सिर्फ एक मकान का नहीं था, बल्कि हमारी इज्जत, सुकून और मुस्तकबिल का ख्वाब था। बरसों की मेहनत, कुर्बानी और दुआओं के बाद वो दिन आया जब अब्बा ने अपनी जमा पूंजी, प्रोविडेंट फंड और कुछ कर्ज देकर शहर के किनारे एक नई कॉलोनी में 5 मरले का प्लॉट खरीद लिया। रजिस्ट्री के कागज हाथ में आए तो घर में ईद का समा था। अम्मी ने नफिल पढ़े और मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी। उस दिन मैंने अब्बा की आंखों में एक ऐसी चमक देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। हम सब उस खाली प्लॉट पर गए और दीवारों को अपने तस्वर में खड़ा करने लगे। अब्बा ने कहा, यहाँ ड्राइंग रूम होगा। अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, यह कोना मेरा छोटा सा किचन गार्डन होगा। अब्बा नौकरी की वजह से निगरानी नहीं कर सकते थे, तो ये जिम्मेदारी मेरे नातवा कंधों पर आ गई। मैंने अभी ग्रेजुएशन मुकम्मल की थी और नौकरी की तलाश में था। मेरे लिए ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि ज़िंदगी का पहला इम्तहान और एहसास था। मेरा कज़न अली मेरा साथी बना, जो ना सिर्फ मेरा भाई बल्कि मेरा बेहतरीन दोस्त और हमराज भी था। हम दोनों ने मिलकर नक्शे साज़ों के साथ हर चीज़ तय की। हर ईंट, हर दरवाजे का डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से मुंतखब किया। सुबह सवेरे बाइक पर साइट पर पहुंचते और शाम तक मज़दूरों के साथ काम करवाते। धूप की तपिश, सीमेंट की धूल और थकन, सब कुछ एक खुशी में बदल जाता। रात को जब मज़दूर चले जाते तो हम अधूरे मकान की छत पर बैठकर ठंडी हवा में मुस्तकबिल के ख्वाब बुनते। अली कहता, ज़ाहिद देखना, इस कमरे में बेहतरीन गेमिंग सेटअप लगाएंगे, बड़ी स्क्रीन और साउंड सिस्टम के साथ। मैं कहता, और हर हफ्ते छत पर बारबेक्यू पार्टी होगी। इन अधूरी दीवारों के बीच हमारी कहकों की गूंज सुनसान माहौल को जिंदगी दे देती। कॉलोनी बिल्कुल नहीं थी, अभी बस चंद घर बने थे। दिन में मज़दूरों और मशीनों की आवाज़ों से कुछ रौनक रहती, लेकिन शाम होते ही सनसनाहट छा जाती। खाली प्लाटों और अधूरे ढांचों से टकराती हवा की साई साई एक पुरअसरार सरगोशी लगती। दूर कहीं आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ माहौल में दहशत खोल देती। शुरू में हम इन चीज़ों को हंसी मजाक में लेते रहे, मगर फिर अजीब व गरीब वाक़यात ने वहम के बीज बोना शुरू कर दिया। सबसे पहले मज़दूरों ने पिछले हिस्से में काम करने से इनकार करना शुरू किया, जहां वॉशिंग एरिया और स्टोर बनना था। पुराने मिस्त्री बशीर चचा ने कहा, जाहिद बेटा, इस कोने में काम करते हुए दिल घबराता है, जैसे सांस घुट रही हो। हमने उनकी बात वहम समझकर हंस दिया, मगर फिर हमारे औजार गायब होने लगे। कभी हथौड़ा, कभी कीले का टप्पा, मगर फिर वो चीज़ें अजीब जगहों पर साफ सुथरी हालत में मिल जाती, जहां हमारा जाना ही नहीं होता। ये सब हमें परेशान करता, लेकिन हम मज़दूरों की शरारत या अपनी भूल समझकर नज़रअंदाज कर देते। अब खौफ रातों में दस्तक देने लगा था। कभी खाली कमरों में सरगोशियाँ महसूस होती, कभी आहिस्ता कदमों की चाप। एक रात में अकेला किचन के पास से गुजरा तो साफ महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और उसकी सर्द सांस मेरी गर्दन पर है। पलट कर देखा तो कोई नहीं था। दिल की धड़कन मामूल पर आने में देर लगी, मगर हम इन बातों पर हंसी मजाक करते कि लगता है कोई नादीदा मखलूक हमसे पहले घर में शिफ्ट हो गई है। मगर हमें खबर नहीं थी कि हमारा ये मजाक इतनी बड़ी हकीकत का पेश खैमा है। फिर वो रात आई, जुलाई की हबस भरी रात, जब हवा में नमी इतनी ज़्यादा थी कि सांस देना दुश्वार लग रहा था। आसमान पर घने बादल थे, मगर बारिश का एक कतरा तक नहीं बरसा। हर तरफ दम घुटती खामोशी छाई हुई थी।
दिन भर की मुशक्क़त के बाद हम ऊपर वाले कमरे के ठंडे फर्श पर चटाइयाँ बिछा कर लेट गए। बिजली का कनेक्शन अभी नहीं हुआ था, इसलिए एक छोटा सा पंखा बैटरी पर चल रहा था, जिसकी घूं घूं की आवाज़ से सुनसानी में किसी असेब की कराह जैसी लग रही थी। रात तकरीबन 11 बजे का वक्त था। मैं मोबाइल पर वीडियो देख रहा था और अली गालबन सो चुका था। अचानक नीचे ग्राउंड फ्लोर से एक साफ और वाज़ेह आवाज़ पड़ी, जाहिद। मैं चौंक कर मोबाइल से नज़र हटाई। ये आवाज़ न किसी मर्द की थी न औरत की, बल्कि अजीब और गैर मानूस कैफियत लिए हुए थी। न ज़्यादा बुलंद न ज़्यादा मध्यम, लेकिन बिल्कुल साफ, जैसे कोई सहन में खड़ा मुझे पुकार रहा हो। एक लम्हे को मुझे लगा शायद अब्बा किसी काम से आए हैं। दिन भर की मुशक्क़त से मेरा जिस्म टूट रहा था और उठने की हिम्मत नहीं थी। मैंने अली को कोहनी मार कर जगाया, यार उठ, नीचे कोई बुला रहा है, शायद अब्बा हों। अली ने गुस्से से करवट बदली और कहा, क्या मुसीबत है, सोने दे, जा ना तो खुद देखा। मैंने जिद की, यार मुझे जाहिद कहकर पुकारा है, लाजमी अब्बा ही होंगे। आखिरकार मैंने तकरीबन उसे धकेल ही दिया। वो झंझला कर उठा और बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। जान निकल रही है थकन से और तुम लोगों को हुक्म चलाने की पड़ी है। ये उसके वो आखिरी अल्फाज थे जो मैंने सुने। उसके जाने के बाद मैं दोबारा मोबाइल में मशगूल हो गया। एक तो 5 मिनट गुजर गया। मैंने सोचा शायद अब्बा हूँ और वो उनसे बात कर रहा होगा। वक्त काटने के लिए मैंने मोबाइल पर गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। मगर जब 10 मिनट गुजर गया तो दिल में तशवीश ने सर उठाया। इतनी रात के अब्बा को यहाँ क्या काम हो सकता था और इतनी देर क्यों लग रही थी। मैं बार बार सीढ़ियों की तरफ देखता रहा कि अब अली वापस आएगा या अब्बा की आवाज़ आएगी। 15 मिनट बीत गया मगर कुछ ना हुआ। अब पंखे की घूं घूं भी मुझे कानों में शोर की तरह लगने लगी। घर में मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। एक अनजान खौफ मेरी रगों में ससरा रहा था। मैंने अली को आवाज़ देने को सोचा मगर फिर रुक गया कि शायद वो अब्बा के साथ हो और मेरी जल्दबाजी बुरा लगे। 20 मिनट गुजर गए और ये लम्हे मुझे 20 सदियों जैसे महसूस हुए। अली की कोई आहट न मिली। मेरा सब्र जवाब दे गया और दिलो दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी। मैंने पूरी ताकत से चीख कर पुकारा, ओए अली, कहाँ गया, जवाब दे। नीचे से बस मेरे नाम की बाज कश्त आई और फिर वही खाली और दहशतनाक खामोशी। अब मेरा खून जैसे रगों में जम गया था। मैंने हिम्मत जमा की और कांपते कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। दिल गवाही दे रहा था कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। मोबाइल की टॉर्च जान की और उसकी कांपती रोशनी में नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी और कदमों की चाप इस सन्नाटे में हथौड़े की ज़रब जैसी गूंज रही थी। नीचे मुकम्मल अंधेरा और एक जिंदा सी खौफनाक खामोशी छाई हुई थी जो कानों को चाट रही थी। टॉर्च की रोशनी से दीवारों पर बनने वाले लंबे साए ऐसे लग रहे थे जैसे कोई वजूद मेरे साथ साथ चल रहा हो। हर तरफ ताज़ा सीमेंट, पेंट और गीली मिट्टी की बोची हुई थी, मगर आज उसके साथ एक ऐसी नाकाबिले बयान बदबू भी शामिल थी जिसे मेरा दिमाग पहचानने से कासिर था। अली, मैंने लरजती हुई दबी आवाज़ में पुकारा, मगर मेरी आवाज़ हलक ही में दब गई। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो हर तरफ वीरानी थी। टॉर्च की रोशनी एक एक कमरे में डाली, सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़ कर गए थे, खाली, बिखरा और खामोश। मेरा खौफ अब बर्फ़ की तरह सीने में जम रहा था। फिर नज़र पिछले हिस्से की तरफ गई जहाँ मजदूर हमेशा काम से कतराते थे। वहाँ फर्श पर कुछ चमकता हुआ नजर आया। दिल थाम कर करीब किया तो हलक में कांटे उगाए। वो अली का मोबाइल था, उसकी स्क्रीन टूटी हुई और वो यूं पड़ा था जैसे किसी ने गुस्से में ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा हो। उसी लम्हे इसी हिस्से से अली की एक ऐसी चीख बुलंद हुई कि मेरी रूह फना हो गई। वो चीख इंसानी नहीं थी बल्कि खालिस अज़ियत, नाकाबिले बयान दर्द और हैवानी दहशत का एक ऐसा मुरक्कब थी जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। एक हलक फाड़ गैर इंसानी चीख जिसमें बैलों की सी गड़गड़ाहट शामिल थी, जैसे कोई किसी का गला काट रहा हो और वो फिर भी चीखने की कोशिश कर रहा हो। ये चीख एक लम्हे के लिए कायनात में गूंजी और फिर अचानक ऐसी खामोश हो गई जैसे किसी ने चलती हुई टेप रिकॉर्डर का बटन दबाकर बंद कर दिया हो। इसके बाद की खामोशी उस चीख से 1000 गुना ज़्यादा खौफनाक थी। मैं हवास बाख्ता होकर दीवानों की तरह इससे मत भागा और चीखने लगा, अली, अली। आंसू बह रहे थे मगर कोई जवाब नहीं था। मेन लाइन के लिए एक बड़ा सा गटर का होल बनाया गया था जिस पर सीमेंट का भारी ढक्कन रखा हुआ था। मेरी नज़र जब फर्श पर पड़ी तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। फर्श पर ताज़ा खून के छींटे बिखरे हुए थे जो किसी ज़िबा किए गए जानवर का मंजर पेश कर रहे थे। ये छींटे सीधे उस गटर की तरफ जा रहे थे। मैं कांपते हाथों लड़खड़ाते कदमों के साथ गटर के करीब पहुंचा। ढक्कन थोड़ा सा अपनी जगह से हटा हुआ था और उसके नीचे से वही नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठ रही थी।
मैंने हिम्मत जमा की, आंखें मींची और ढक्कन के किनारे को पकड़कर पूरी ताकत से खींच दिया। ढक्कन खौफनाक रगड़ की आवाज़ के साथ एक तरफ से रख गया। जब मैंने टॉर्च अंदर डाली, जो मंजर देखा, काश मैं अंधा हो जाता। काश मेरी रूह उसी लम्हे परवास कर जाती। गटर के स्याह और गंदे पानी में हर तरफ खून ही खून था। सुर्ख पानी में गोश्त के लोथड़े, कपड़ों के चीथड़े और कुछ नाकाबिले बर्दाश्त इंसानी अज़ा तैर रहे थे। उन सब के बीच में मुझे अपने कज़न अली की नीली शर्ट का एक टुकड़ा और उसके हाथ का वो चांदी की अंगूठी दिखाई दी, जो मैंने उसे सालगिरह पर दी थी। पली था या उसकी वजूद का बचा खुचा हिस्सा, कुछ कहना मुश्किल था। मैं उस मंज़र को एक लम्हे से ज़्यादा बर्दाश्त न कर सका। मेरी आंखों के सामने अंधेरे और सुर्ख धब्बे नाचने लगे। मेरी टांगें जवाब दे गईं। एक आखिरी चीख मेरे हलक से निकली और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब आँख खुली तब मैं उसी ज़ेर तमीर घर के फर्श पर पड़ा था। मेरे सर पर अब्बा जान का लरसता हुआ लेकिन शफीक हाथ था और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इर्द गिर्द पुलिस वाले खड़े थे। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों की नीली सुर्ख बत्तियों की रोशनी दीवारों पर असेब ज़दा रक्स कर रही थी। हर तरफ अफरा तफरी थी। मैं सख्ते की हालत में बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा था, उसने अली को मार दिया, गट्टर में फाड़ डाला। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। रवैया नरम था मगर सवालात शक से भरे हुए थे। मैंने सब कुछ बताया। वो गैर इंसानी आवाज़, अली का नीचे जाना, उसकी रूह फंसा चीख और वो हौलनाक मंजर। वो नोटिस देते रहे लेकिन उनकी आंखों में वाज़े शिबा था कि मैं सदमे की वजह से हकीकत और वहम में फ़र्क नहीं कर पा रहा। मेरा दर्द और बढ़ गया जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं। मैं एक ऐसे सच का वाहिद गवाह था जो दुनिया के कवानीन से मारवा था। कई दिनों के बाद फ्रांसिक रिपोर्ट आई जिसने मामले को और उलझा दिया। रिपोर्ट में मौत की तस्दीक हुई मगर वजह और तरीका नामालूम रहा। जिस्म के टुकड़े किसी धारदार हथियार से नहीं काटे गए थे, बल्कि किसी नहायत ताकतवर और नामालूम शय ने उन्हें चीर फाड़ डाला था। कोई हथियार न मिला, न उंगलियों के निशानात। पुलिस ने जान छुड़ाने के लिए उसे डकैती का नामालूम वाक़या करार दे दिया कि मज़ाहमत पर कत्ल हो गया। लेकिन अगर ये डकैती थी तो लाखों का सामान क्यों सलामत था? अब्बा जान इस वाक़े के बाद जैसे ज़िंदा लाश बन गए। उनका बरसों पुराना ख्वाब एक भयानक इंसान खोरा सेब में बदल चुका था। अली की वालदा मेरी खाला के आंसू कभी नहीं थमे। उनकी सवालिया और इल्ज़ाम तराश नज़रों के निश्तर आज भी मेरे दिल को छलनी करते हैं। हम सब ये घर बेचना चाहते थे लेकिन कोई ख़रीदार न मिला। अब्बा जान अपनी सारी जमा पूंजी इस पर लगा चुके थे। 6 माह बाद हम इसी मनहूस घर में मुंतकिल हो गए। आज इस वाक़े को 5 साल गुजर चुके हैं। हम इसी घर में रहते हैं जो कभी ख्वाबों का महल था और अब तक जिंदा कब्रिस्तान लगता है। इसकी दीवारों से खुशी नहीं बल्कि मुस्तकिल उदासी और अनजाना खौफ रिस रहा है। अम्मी जान रातों को अक्सर अली की तस्वीर सीने पर लगा कर रोती हैं। अब्बा बिल्कुल खामोश हो गए हैं जैसे अंदर की ज़िंदगी कोई निचोड़ कर ले गया हो। और मैं आज भी इस रात के अजाब से बाहर नहीं निकल सका। घर के पिछले हिस्से से लॉन्ड्री एरिया के करीब से आज भी नहीं गुजरता। इस मेन हॉल पर अब संगे मरमर का फर्श डाल दिया गया है मगर मेरे लिए वो आज भी खुला है और इसमें से वही हौलनाक हकीकत झांकती है। मुझे आज भी सुनसान रातों में वो गैर इंसानी बिलबिलाती चीख सुनाई देती है। लगता है वो शय आज भी यहीं है, हमारे साथ इसी घर में रह रही है। कभी कभी पायों से अजीब खर्चने की आवाज़ आती है। मैं अपने ख़ानदान को ये सब नहीं समझा सकता। वो अब भी इसे डकैती और एक हादसा ही समझते हैं क्योंकि असल सच इतना हौलनाक है कि कोई इसे मानने को तैयार नहीं। अक्सर जब रात को आँख खुल जाती है तो मैं छत को घूरते हुए सोचता हूँ, अगर वो चोर थे तो कुछ चुराया क्यों नहीं? और अगर सिर्फ मारना ही था तो मेरे कज़न को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा? और सबसे भयानक सवाल जो मेरी रूह को छेद देता है वो ये है कि उस रात इस आवाज़ ने मेरा नाम पुकारा था। जाहिद, तो फिर अली को क्यों मारा गया? क्या वो मेरी जगह कुर्बान हो गया? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं, शायद कभी मिले ही ना। हम अपनी छोटी सी महफूज दुनिया में मगन रहते हैं, इस हकीकत से अनजान कि हमारी दुनिया के पर्दे के पीछे एक और दुनिया भी बसती है। एक ऐसी दुनिया जिसके कवानीन और मखलूक़ात हमारी समझ से बाहर है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे और ऐसी नादीदा शरीर मखलूक़ात के शर से महफूज रखे, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कब, कहाँ और किस नीयत से हमारे आसपास मौजूद है। दोस्तों को स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।